अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज बहुत वक्त के बाद आजम खां को मंच पर साथ मिला अखिलेश यादव का। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद मैनपुरी छोड़कर रामपुर का रुख ना करें अखिलेश यादव, लेकिन आज जब वो गए तो आजम खां को उन्होंने बहुत सहारा दिया। लेकिन आजम खां भी आज कई बार बहुत आक्रामक और भावुक भी हुए। तो आजम खां के रामपुर में अखिलेश यादव को क्यों जाना पड़ा? क्या आजम खां जो अब तक ये कहते थे कि रामपुर कोई आए ना आए, रामपुर में वो निपटना जानते हैं, अब उनको सहारे की ज़रूरत है। लेकिन आज आजम खां कई बार बड़े जज्बाती भी हुए और एक बार तो ऐसी स्थिति आई कि पुलिस वाले जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे। तो अखिलेश यादव के इस दांव के पीछे के कारण क्या हैं और क्या रामपुर जाकर आजम खां को बड़ा सहारा दिया अखिलेश यादव ने? और अब आने वाले वक्त में क्या आजम खां रामपुर की सीट अगर जीतने में कामयाब होते हैं तो उनकी राजनीति सलामत रहेगी, वरना आजम खां का राजनीतिक कैरियर ख़त्म माना जाएगा। आज की परिचर्चा इस विषय पर हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव कई मायनों में बहुत ही गंभीर राजनीतिक रुख अख्तियार करता जा रहा है। क्यों? आज रामपुर में अखिलेश यादव पहुंच गए आजम खां का साथ देने। आरोप ये लग रहा था कि आजम खां अकेले पड़ गए हैं। वैसे आजम खां और उनके समर्थक अक्सर ऐसे आरोप लगाते हैं कि वो नाराज़ हैं, वो खफा हैं, वो परेशान हैं, वो अकेले हैं, उनका साथ नहीं दिया जा रहा। तो आज उनका साथ देने के लिए अखिलेश यादव वहाँ पहुँच गए। अखिलेश यादव के वहाँ पहुँचने से आजम खां को क्या फ़ायदा हुआ? आजम खां जो अकेला पड़े होने की बात कर रहे थे, क्या अखिलेश यादव का साथ पाने के बाद अब रामपुर की राह उनकी आसान होगी? क्योंकि ये कोई नहीं भूला कि अभी कुछ वक्त पहले जब पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन रामपुर के भीतर हुआ था, आजम खां तमाम कोशिशों के बावजूद अपने इन्हीं प्रत्याशी आसिम रजा को जिता नहीं पाए थे और घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीत हासिल करने में कामयाब हो गए थे। अखिलेश ने यह दांव क्यों चला और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब क्या देगी? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर में जवाब देंगे। एक बार पहले भी हो आए हैं, फिर जा रहे हैं। आजम खां हर बार अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब किताब मांगते हैं, बड़ी जज्बाती तकरीरें करते हैं, रामपुर के लोगों को उकसाते हैं और कई बार तो उनको बेइज्जत भी करते हैं, लानतें भी भेजते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। लेकिन बहनों भाइयों, इन सब से इतर इस बार का बाई इलेक्शन 3 सीटों पर, मैनपुरी, रामपुर, खतौली, बहुत ही दिलचस्प है, राजनीतिक रूप से बहुत ही इंटरटेनिंग भी है और इस बार अच्छों की इज्जत दांव पे लगी है। कैसे? अगर इस चुनाव में थोड़ा भी ऊंच नीच हुई तो बीजेपी को बहुत करारा नुकसान होगा, जिसका जिक्र आज अखिलेश यादव ने किया। मैं अभी डिबेट में आगे उसकी चर्चा करूंगा, पहले ये सीक्वेंस आपको समझा देता हूं। दूसरी इज्जत दांव पे लगी है मैनपुरी में अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह जी के निधन के रिक्त हुई सीट पर चुनाव और उनकी पत्नी प्रत्याशी, बीजेपी का जोरदार हमला। रामपुर पार्लियामेंट हार चुके हैं आजम खां, अगर असेंबली भी हार गए तो उनकी राजनीति खत्म। और यही हाल खतौली में है। खतौली में आरएलडी का प्रयोग अंतिम है। समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे, अपने हिस्से की खतौली सीट दे दी आरएलडी को। अगर आरएलडी ये सीट मेटलाइज नहीं कर पाती है तो आने वाले वक्त में इस गठबंधन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। लिहाजा इस चुनाव का जो संदेश होगा वो बड़ा और व्यापक होगा। और आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा और हमारे पैनल के विशेषज्ञों से और विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ताओं से भी राय मशविरा करूँगा इस बारे में, उनसे पूछूंगा भी। अखिलेश यादव ने कहा 2024 में ये सरकार गिर जाएगी। कैसे? क्या एक उपचुनाव इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये सरकार को प्रभावित कर देगा? वैसे तकनीकी रूप से ऐसा लगता नहीं, क्योंकि बाई इलेक्शन किसी भी राज्य सरकार जो थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, अच्छे खासे बहुमत के साथ दूसरी बार विराजमान हो, उसको यूं ही कैसे गिर जाएगी, ये बात समझ में नहीं है। लेकिन उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को एक अच्छा सा ऑफर दिया है, ज़्यादा नहीं, 100 MLA लाओ, हमसे 100 ले लो,
और बन जाओ मुख्यमंत्री। वैसे ऐसे प्रस्ताव वो कई बार दे चुके हैं, लेकिन रामपुर की धरती से कही गई ये बात मायने रखती है। हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रामपुर की राजनीति, मैनपुरी की महाभारत और खतौली में खाता खुलेगा या नहीं। कुछ बयान सुन लें आप, फिर पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब इनके घोटालों की जांच होती है तो कह रहे हैं जांच क्यों करवा रहे हो? अरे अगर आपने प्रदेश को लूटा तो जांच नहीं होगी। अगर चाचा बता रहे मुझे भतीजा जान से मार डालेगा, उससे खतरा है, मुझे सुरक्षा मांगोगे। आपको जेठ श्रेणी की अगर उत्तर प्रदेश की ओर सुरक्षा समिति ने सुरक्षा दिया, अब जब चाचा भतीजे एक हो गए तो सुरक्षा खतरा है क्या? नहीं। और उनकी सुरक्षा घटा दी गई तो उनको लग रहा है कि हमारे जैसे प्राण निकाल लिए गए। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से पहले के बाद आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सारी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद! अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लफदक हो गए। बहनों भाइयों, रील और रियल लाइफ में 2 ही रामपुर बड़े मशहूर हैं। एक शोले का रामपुर, लोग भूले नहीं हैं। 70 के दशक से लेकर अब तक शोले का रामपुर बहुत मशहूर है। और एक रामपुर आजम खां वाला है जो बहुत चर्चा में रहता है, चाहे आजम खां सत्ता में रहें या ना रहें। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राकेश त्रिपाठी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, केपी मलिक जी बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। राकेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने आज दावा किया कि अगर ये उपचुनाव जीत गए तो 2024 के पहले बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव जी ने जब से समाजवादी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली है, तब से एक एक करके लगातार समाजवादी पार्टी का क्षरण हुआ है। 2012 में इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बड़े चेहरे बनकर के सामने आए। 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, यानी ये हारने की एक लंबी श्रृंखला लगातार लगा दी है। और समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति में बिहार में चुनाव लड़ती थी, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती थी, कर्नाटक में चुनाव लड़ती थी, सब जगहों पर पार्टी का विस्तार हो रहा था। और पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सिमटती उत्तर प्रदेश और अब उत्तर प्रदेश के बाद मैनपुरी तक सीमित हो गई है। अब समाजवादी पार्टी के आज अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो जाकर के खतौली में अपने गठबंधन धर्म का निर्वहन कर पाए और जाकर के उनके पक्ष में अपील कर पाए। इतनी हिम्मत नहीं हुई। 2 घंटे के लिए कुल मिलाकर के रामपुर गए हैं। इनके ट्विटर हैंडल पर देख रहा था, पिछले कई दिनों से कहीं रामपुर का नामो निशान नहीं था। जब लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया कि रामपुर जाने में डर क्यों रहे, क्यों सारा स्टेक, सारी इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ इन्होंने मैनपुरी में दांव पे लगा रखा है। क्या मैनपुरी में डर गए हैं? क्या मैनपुरी हारने का भय सता रहा है? क्या पत्नी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है? क्या अरे भाई, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, केवल पत्नी के पति नहीं है। पत्नी के लिए नहीं, आज तो चाचा आजम खां के लिए भी पहुंच गए। लेकिन आप ये बताओ कि वो कह रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम को एक ऑफर देकर आए हैं कि ज्यादा नहीं, 100 लाओ, 100 हमसे लो, बना लो सरकार और बन जाओ सीएम। अभी बीजेपी ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये बड़ी बात कही है उन्होंने। नहीं, देखिए, मुश्किल तो यह है, उनकी ये बातें कपोल कल्पित हैं। ये बातें लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिन बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी थंपिंग मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में एक बड़े बहुमत के साथ हम सरकार चला रहे हैं और 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने हैं। अखिलेश यादव जी के लिए मुश्किल हो रही है कि सारे प्रयासों के बाद भी अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कोई कमाल नहीं कर पा रहे। मैं आज एक रोचक सवाल पूछूंगा आपकी डिबेट में। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो बताएं कि गुजरात में उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और आज पहले फेज का इलेक्शन हुआ है। पहले फेज में कितने कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के वहां लड़े हैं?
समाजवादी पार्टी ने अपने आप प्रत्याशी घोषित गुजरात में कर दिए, लेकिन अखिलेश यादव जी में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो गुजरात एक बार भी प्रचार के लिए जाएं। आप पहले तो ये बताओ कि पाठक जी हो या उत्तर प्रदेश रामपुर में ऐसा क्या है कि एमसीडी के चुनाव में भी जा रहे हैं, इतना ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं कर लूंगा उनसे सवाल, गुजरात पर उनसे पूछ लूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि रामपुर इतना स्पेशल क्यों है कि वहां पर इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस? और आजम खां भी क्या कह रहे थे कि यार रामपुर वालों तुम तो बहुत बड़े दहशतगर्द निकले कि पूरे देश भर का तुम्हारे ऊपर निगाह है। तो इतनी फोर्सेज और इतना डिप्लॉयमेंट रामपुर पर क्यों, इतना फोकस क्यों है आपका? देखिए ब्रजेश जी, रामपुर हो या मैनपुरी हो, ये दोनों वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अपराधियों का पैरेलल नेटवर्क चला करता था। जिस प्रकार से वहां पर गुंडागर्दी होती थी, बूथ कैप्चरिंग कराया करते थे, चुनाव निष्पक्ष हो पाए, पारदर्शी हो पाए, इस बात की संभावनाएं कम रहती थी। और ये तो इलेक्शन कमीशन जब आम चुनाव में पूरी तत्परता के साथ लगता है तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम आते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इन चुनावों को संपन्न कराए, जितनी फोर्स की आवश्यकता हो। और फोर्स देखकर किसको डर लगता है? पुलिस देखकर कौन डरता है? जिसने अपराध किया होगा, जिसने कुछ गलत किया होगा, वही तो पुलिस देख करके डरेगा। ये आपके दोनों डिप्टी सीएम को जो ऑफर दिया उन्होंने, क्यों लगा रहे हैं? इस पर आपने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। आपके दोनों डिप्टी सीएम को उन्होंने कुछ ऑफर भी दिए थे आज मंच से। ब्रजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। हाँ, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आपके ऑडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, मैं कनेक्ट करूंगा आपको वापस। मैं सुनील सिंह साजन का रुख करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, हमारे साथ परिचर्चा में जुड़ने के लिए। ये दावा कैसे है कि 2024 में सरकार गिर जाएगी बीजेपी की, और ये उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण और इतना ताकतवर कैसे हो गया कि महज 3 सीट का चुनाव है, जिसमें 2 असेंबली की और 1 पार्लियामेंट की, इसके सहारे आप कह रहे हैं कि 2024 में सरकार गिर जाएगी? इसके पीछे कोई एविडेंस है आपके पास? देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही है कि ये चुनाव आप जिताइए, 24 में हम दिल्ली बदलेंगे और 24 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं रहेगी। ये वही बात है। नेताजी लगातार हम लोगों से कहते रहे, हम लोगों को समझाते थे, सिखाते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार पटवारी होती है, दिल्ली की सरकार कलेक्टर होती है। तो जब समाजवादी पार्टी के सहयोग से दिल्ली में जो कलेक्टर साहब बैठे हैं, जब वो बदल जाएंगे, दिल्ली में कलेक्टर कोई दूसरा बैठ जाएगा, तो आप सोचिए कि अगर लखनऊ में कलेक्टर कोई हो जाए और फिर पटवारी की क्या हैसियत होती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर दिल्ली में आपके सपोर्ट से कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार गिरा देंगे? नहीं, अब सरकार नहीं गिराएंगे। सरकार क्योंकि जनता चुनती है, लेकिन सरकार में जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बेईमानी हो रही है, बेईमानी करने वाले बेईमान भ्रष्टाचारी, वो अधिकारी हों या नेता हों, किसी संवैधानिक पद पर हों, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी जगह संविधान के हिसाब से सिर्फ सलाखों के पीछे है। तो ये जो लोग, आज हमारे नेता ने कहा कि यही माननीय मुख्यमंत्री जी की फाइल आई थी हमारे पास, हमारे नेता मुख्यमंत्री थे, अगर इसी सोच के होते तो उस फाइल पर कार्रवाई करके जेल में डाल देते बाबा जी को। लेकिन बाबा जी को जेल में नहीं डाला। समाजवादी पार्टी कभी भी द्वेष भावना और ईर्ष्या से काम नहीं करती। हम डेवलपमेंट आप ऐसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपने किया वही दूसरा कोई करे? आपकी बारी थी, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, उनकी बारी है, वो कर रहे हैं। नहीं, जनता जब भी हमको मौका देगी तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि प्रदेश तरक्की की तरफ जाए, समाज में सौहार्द बना रहे। लेकिन हां, इन लोगों ने यह जरूर सिखाया है कि गलत को अब की नहीं छोड़ेंगे, और वो हालत कानूनी तौर पर होगी कि भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे। आप धमकी दे रहे हैं सुनील सिंह साजन? धमकी नहीं दे रहे हैं, हम उनको संविधान, कानून और भ्रष्टाचार, बेईमानी और अपराध की सजा बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर माफ करना पूरी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ठीक करना भी जानती है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से उनको सपोर्ट करने को कह रहे हैं कि विधायक तोड़ लाओ, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। ये विरोधाभास क्यों?
लड़ भी रहे हो और कह रहे हो आ जाओ वो- सीएम बना देंगे, वो ये क्यों? विरोधाभास नहीं है। ठीक बात। देखिए, हमारे नेता ने ये कहा कि दो दो उप मुख्यमंत्री घूम घूम के कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मैनपुरी में गुंडे हैं, रामपुर में गुंडे हैं। जहां चुनाव होगा तो ये मैनपुरी का जनता का अपमान है, ये रामपुर की सम्मानित जनता का अपमान है कि आप सार्वजनिक, बीजेपी का प्रवक्ता कह रहा है कि गुंडे हैं। तो अगर उप मुख्यमंत्री घूम घूम के कह रहे हैं गुंडे हैं और ये महसूस कर रहे हैं, भाई दोनों उप मुख्यमंत्री चपरासी नहीं ट्रांसफर करा सकते, अपने विभाग में कोई काम नहीं करा सकते, ख्वाब मुख्यमंत्री के हैं, तो आपके ख्वाब को पूरा करने के लिए भाई 100 विधायक आप ले आओ, 100 से अधिक विधायक हमारे, आप मुख्यमंत्री बन जाओ, अरे कानून के पार्टी तहत काम उनकी, करो, ख्वाब संविधान की उनका, रक्षा करो, गरीब राजनीति की उनकी, मदद करो, आप मजलूम उनको की जबरन मदद क्यों करो। सपोर्ट कर रहे हो? या तो कह दो कि हाँ तोड़फोड़ करना चाहते हैं, खुलकर कहो। नहीं, तोड़फोड़ नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि वो दोनों उप मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री से थोड़ा बेहतर और अच्छे साबित होंगे उत्तर प्रदेश के लिए। तो फिर जब अच्छे साबित हो रहे हैं तो आपके नेता या आप लोग क्यों दोनों डिप्टी सीएम को मैं देखता हूं हमेशा निशाने पे लिए रहते हैं? चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा तो उन्हीं दोनों के पीछे आप लोग पड़े रहते हैं। नहीं, देखिए, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं वो केवल शब्दों के, नाम के, दिखावे के हैं। आप सोचिए कि एक उप मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कम हो जाए, स्वास्थ्य विभाग में बिना उनकी जानकारी के ट्रांसफर हो जा रहे हैं, पोस्टिंग हो जा रहे हैं, भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, किसी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी पैरवी कर देते हैं डॉक्टर उसकी सुन नहीं रहा है। और दूसरे तो स्टूल मंत्री हैं, वो तो बेचारे बस भाषणबाजी के लिए हैं, पिछड़ों को आज भटकाने सुना के नहीं लिए आपने, हैं, पिछड़ों उन्होंने को कहा गुमराह करने के एक लिए एक हैं। जांच कराऊंगा और इसीलिए चाचा पिछड़े और भतीजा को दलितों जेल ने भेज भी उनको दूंगा। चुनाव हरा दिया। वो चाचा भतीजा को जेल भेजने की आज बात कर रहे थे, सुना आपने? अच्छा, जब देखिए, अब चाचा भतीजा जब मिल गए हैं तो पता नहीं किसको दादा परदादा नानी नाना सब कुछ याद आ रहे हैं भाजपा को, क्योंकि जानते हैं कि अब सुई उल्टा घूमने लगी है, जनता भी नाराज है। और मैं ब्रजेश जी आपकी डिबेट में ये कह रहा हूं कि जब जब समाजवादी विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं तब तक बदलाव हुआ है। वो 77 में आए हों या लगातार, देखिए जब जब एक साथ आए हैं, वही उत्तर प्रदेश में है। अभी एक साथ आए, उपचुनाव जीतेंगे और फिर समाजवादी विचारधारा के लोग, अंबेडकर जी को मानने वाले, लोहिया जी को मानने वाले, गांधी जी को मानने वाले लोग, थैंक यू पूरे सुनील जी, देश के शुक्रिया। लोग एक साथ आकर के नाथूराम गोडसे को मानने Thank you। वालों को हटाएंगे। जब दिल्ली में बदल जाएगी तो उत्तर प्रदेश अपने बहुत आप शुक्रिया ठीक हो आपका, जाएगा। बहुत धन्यवाद। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुना, नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका दिया गया बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 2024 में ये सरकार गिर जाएगी और दोनों डिप्टी सीएम को वो सीएम बनाने का ऑफर दे रहे हैं। इसके क्या मायने हैं? बयान तो हमने बहुत पहले भी सुना था, विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी हमने सुना था कि 100 विधायक लाओ और हम मुख्यमंत्री बन जाओ। जब आप उनके हमें साथ थे लगता तब है, वाला। हमें तो लगता है कि अब ये दिन में ही सपने देखने लगे हैं और इनकी बातों में अब गंभीरतापन नहीं रह गया है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे ही नहीं कहते हैं कि अपरिपक्व नेता है। आप जनता के सामने क्या कह रहे हैं? वो जनता द्वारा चुने गए नेता और सरकार ने उनको 2 जिम्मेदारियां दिया है, वो दोनों जिम्मेदारी आप ले नहीं पा रहे हैं। आप जिस प्रयास में लगे थे वो हो नहीं पाया। पश्चिम से लेकर के आपने मध्यांचल तक पूरा जिस पे जिम्मेदारी दिया था वो अपने जिले को नहीं जितवा पाए, जो अपना बूथ नहीं जितवा पाया। वो बड़ी बड़ी बात अगर करने लगे कि हम ये कर देंगे, लोकसभा 2024 में उलाट देंगे, तो वो अपने अगल बगल खाली झांक लें कि जिस जिले से वो आते हैं उस जिले के अगल बगल कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को जितवा दिए, तो शायद परिणाम उनके सामने खुद दिख जाएगा कि हम क्या कर आप पाए। ही खुद कहते थे खदेड़ा होबे, आजकल आप कहीं और बैठे हैं। नहीं, देखिए हमने सही कहा। आसिम वकार आप हैं उठाकर आज, देखिए, जो संभल के मैंने बोलना। कहा। नहीं, मैं जो कहा, अगर मेरी बात गलत हो तो आप साबित कर दीजिए कि मैंने जो कहा वो गलत हुआ। अब मैं जिस इलाके से आता हूं, गाजीपुर उठा लिए, मऊ उठाइए, बलिया उठाइए, जौनपुर उठाइए, चंदौली उठाइए, आप उधर के आजमगढ़ उठाइए, उन जिलों का अगर उठाकर देखेंगे, अम्बेडकर नगर, बस्ती उठाकर देखेंगे तो हमने अच्छा परिणाम दिया।
हमारा जितना क्षमता था हमने उतना दिया। पर आपके आप नेता आजकल मध्यांचल और चर्चा पर्चा पश्चिमांचल दोनों उठा से के गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं, ना कोई प्रचार खास चल रहा है, ना गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस चुनाव में आपने वॉकओवर दे रखा है? नहीं, देखिए, हम वॉकओवर नहीं दिए, हमारा पर्चा खारिज हो गया तो हमारे संगठन के लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ नगर पंचायत चुनाव में लग गए और हमारे राष्ट्रीय नगर अध्यक्ष माननीय पंचायत, ओम प्रकाश ओके। राजभर जी उन नगर पंचायत सीटों पर ये एक अभियान नया चला रहे हैं। अभी पॉलिटिकल जाएंगे फैशन फर्रुखाबाद। शुरू हो गया है अब आप कि देखिएगा, जिससे बोलो भैया बाई फर्रुखाबाद इलेक्शन में क्यों नहीं मंच लड़ रहे दंगल हो, होगी अरे हम तो और निकाय वहाँ एक चुनाव नगर की पंचायत तैयारी में भी कर रहे होगी। हैं। ये नया फैशन हो गया है कि पूछो भैया बाई इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हो, अरे बाई इलेक्शन क्या होता है, हम तो निकाय चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैंने तो दावा किया था, अगर मेरा पर्चा खारिज नहीं हुआ होता तो मैं तो मैदान में था ही। तो हमारे भैया रमाकांत जब कश्यप अपना पूरा एकदम नॉमिनेशन तैयारी डिफेंड बना नहीं लिए कर थे, पा रहे हो कार्यकर्ता गांव तो गांव इन वोट मांग रहे थे। ताकतवर दलों से अब मुकाबला कैसे करोगे? मैदान खाली हो गया तो हम कैसे उसमें लड़ोगे क्या इन कर लोगों सकते हैं? से? हम लोग जो अपने जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दूसरा दे दिया। तो ये चीजें हैं, जिस तरीके से वर्तमान में माहौल है, ये कोई नहीं कह सकता है कि मैं पूरी भाजपा हार जाएगी तो कुछ बहुत कुछ खो देगी, कुछ नहीं खो सकती है। समाजवादी पार्टी अगर हार जाएगी तो पूरे उत्तर प्रदेश से अपने वजूद को ये कह नहीं पाएंगे कि हम अपने गढ़ को हार गए आपकी और ख्वाहिश को क्या बचा है नहीं। और आपके समर्थक क्या चाहते हैं? देखिए, हमारे समर्थक स्वतंत्र हो गए हैं, हमने स्वतंत्र कर दिया है कि जिसको जहां सेट बैठे कि कहां आपको जो मतदान जहां करना वो आप करें, लेकिन आप नगर पंचायत पर फोकस करिए। जिन नगर पंचायतों में हम चुनाव जीतने की स्थिति में, उन बहुत नगर शुक्रिया, पंचायतों में धन्यवाद हम आपका, मजबूती से बहुत अपने बहुत काम को आगे धन्यवाद। बढ़ा रहे हैं। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, एमआईएम के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और नेशनल स्पोक्स पर्सन। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब। इस उपचुनाव से एमआईएम ने खुद को दूर कर रखा हुआ है, कारण? नहीं सर, जब एमआईएम चुनाव लड़ी तो कहने लगे कि एमआईएम ना लड़ती तो हम जीत जाते। अब हम नहीं लड़ रहे हैं, जीत जाइए आप, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं सर। सर मैं क्या बताऊं सर, आप बताओगे। पॉलिटिकल पार्टी आप हो, प्रभारी आप हो, प्रवक्ता आप हो, अब मैं क्या बताऊं। अब ना हो तो राकेश जी से पूछ लो भाई, आपको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। राकेश जी ने तो बता दिया कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है गुजरात अच्छा। में, गुजरात में। तो आप उनसे ये भी नहीं पूछेंगे, कितनी सीटें नहीं बताए। आप उनसे ये भी नहीं पूछेंगे कि किसको जिताओगे फिर। तो ये तो आप जुल्म करते हैं हमारे ऊपर सर। सर यही तो पूछा कि ये चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, थोड़ा आइडिया लग जाता। हम ये चाह रहे हैं कि जीत जाएंगे। कौन? रामपुर में जीत जाएं। कौन? जो इल्ज़ाम लगाते हैं हम पर। कौन? नाम ले लो ना। नहीं, जो लोग इल्ज़ाम लगाते नहीं, हैं। सीधे बैट से खेलो सर, सीधे बैट से खेल लेंगे तो छक्का नहीं 12 पड़ जाएगा फिर। तो मारो ना, कौन रोक रहा है? ओपन डिबेट है। उल्टे बैट से खेलने दीजिए। सीधे बैट से खेलो, बताओ किसके लिए ख्वाहिश है आपकी? नहीं, बीजेपी ना जीते सर, बीजेपी तो नहीं जीतना चाहिए। और हम अपने जो हमारे लोग हैं, जो हमको चाहते हैं, एमआईएम से जुड़े लोग हैं, जिनके दिल में असद वैसी बसते हैं, उनसे हमारी अपील भी ये है कि पूरी ताकत लगा देना हर सीट पर, तीनों सीटों पर, और कोशिश ये करना कि बीजेपी ना जीते। सर प्रत्याशी तो मिलते नहीं चुनाव लड़ने के लिए, अब आप कहाँ से अपने समर्थकों से अपील कर रहे हैं? कितने हैं सर? हर विधानसभा में कुछ तो वोट होंगे हमारे। मुझे नहीं पता सर, आप बताओगे। जितने हैं उन्हीं से कह दिया हमने कि बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। सर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं आपको यूपी में? नहीं सर, हमने तो ये सोचा कि बीजेपी, आप इल्ज़ाम लगाते हो, अब आप जीत जाओ, जीतिए, अब जिताइए इनको। इसके अलावा तो और कुछ कहने के लिए यूपी में है नहीं। लेकिन जब मौका पड़ता है ये कहते हैं कि आप बी टीम हैं बीजेपी की, और अब आप तो को कहा जा रहा है कि गुजरात में आप वोट कटवा हैं। देखिए, बड़ी मज़ेदार, अब आप आज कांग्रेस दिख नहीं रही है मुझे, हाँ, और सपा वालों ने बहुत बेहतरीन शराफत वाली डिबेट की, उन्होंने बेचारों ने कुछ नहीं कहा। आप इतना फेवर क्यों लेते हो सपाइयों का? नहीं, मैं तो सर कांग्रेस का भी ले लेता हूँ, मैं तो बहुजन का भी लेता हूँ। हमारे साथ ओवैसी साहब ने तो कह दिया कि मायावती जी बड़ी नेता है और बहुजन समाज पार्टी की देश को ज़रूरत है। तो जो अच्छा है उसको अच्छा कहा जाएगा, जो खराब है उसे खराब कहा जाएगा, और जो मीडियम है उसे मीडियम कहा जाएगा, जो इधर का या उधर का है या दोनों तरफ रहता है उसको कहा जाएगा। जिसकी जो क्वालिटी है बयान की जाएगी सर। ये रामपुर बहुत चर्चा में है, अब्दुल कह रहे हैं दरी नहीं बिछाएगा। तो खाट खड़ी करेगा फिर। अगर दरी नहीं बिछाएगा तो खाट खड़ी करेगा फिर। त्रिपाठी जी तो फोर्स वोर्स लगाएं बहुत। देखिए, त्रिपाठी जी, रामपुर के बारे में मैं क्या बोलूं,
रामपुर में तो बड़े नेता हैं, हम लोग तो छोटे नेता हैं सर। कुछ दिल जला हुआ लग रहा है। हाँ बिल्कुल जला है सर, सच्चाई। 22 साल काटे समाजवादी पार्टी में मैंने। मोहब्बत जाती नहीं है आपकी। नहीं, आपने दिल जले की बात की तो मैंने कही वो इशारा है। ठीक। जी है सर, लेकिन सच्चाई ये है कि उपचुनाव में हमारी दुआएं भी हैं, हमारी कोशिश भी है बीजेपी को सीटें ना मिले। मैं एक चीज आज तक समझ नहीं पाया कि अरुण राजभर की जो पार्टी है बीएसपी, ये दोनों छोर से क्यों खेलना चाहती, कभी इधर से देखिए अब आप फिर उधर से जाके खेलने लगते। देखिए अब आप छिड़वा रहे हैं तो मैं मैं केवल पूछा, वो खदेड़ा हो पे भी पूछा मैंने। नहीं, आप, लेकिन देखा दोनों एंड से खेलते आप हैं। पूछ ही नहीं पाए खदेड़ा वाली बात, वो तो मैं तो पूछा मैंने, वो तो मैं नहीं, वो तो मेरा कॉपीराइट है पूछना। अच्छा पूछ लो, आप ही पूछ लो। देखिए अब आप छिड़वा रहे तो मैं छेड़ दूं। हाँ, एक सेकंड अरुण नो प्लीज, अरुण रुक जाओ, अरुण रुक जाओ। ऐसा क्या है, देखिए जिससे बहुत रुक जाओ एक सेकंड, ना गलत बात, सिर्फ आसिम वकार बोलेंगे, बोलिए। देखिए अरुण राजभर ने कहा कि अपरिपक्व नेता कहा। दरअसल ईमानदारी से अपरिपक्व वो था जिसने इनकी पैरवी की थी उस दल में, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। आप मेरी बात की गहराई को समझिएगा। उत्तर प्रदेश में आप मेरी बात की गहराई समझिएगा। समाजवादी पार्टी में गुजारे, और मैंने आपके चैनल पे एक दिन और कहा था, अरे सर सुन तो लीजिए हजरत, आप परिपक्व थे इसलिए सफल नहीं हो पाए। अरे सुन तो लीजिए आप हजरत। हैदराबाद पहुंच गए, हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में पैराशूटी माल ला करके सफल होना चाहते हैं। अरे सुन तो लीजिए सर, आपको जो कहना हो कह लीजिएगा, आप सुनिए तो बात। देखिए आपके चैनल पर ब्रजेश भाई मैंने एक दिन और कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर इनको मैं डील कर रहा होता, हमारे यहाँ भी जो डील कर रहे थे इनको, वो वाकई में अपरिपक्व थे, आपकी अपने दल गैर राजनीतिक लोग थे, आपकी पार्टी में भी। यस, अपरिपक्व गैर राजनीतिक गैर जिम्मेदार लोग डील कर रहे थे। शौकत अली कर रहे थे। अगर इनको हम डील कर रहे होते, आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को, सर फिर मैंने आपसे कहा कि अगर इनको हम डील कर रहे होते तो हम इनको अरुण रुक जाओ, एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कह दी। देखो बहुत बड़ी बात कही आसिम वकार ने, ये अपने नेता को भी अपरिपक्व कह रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात, सर समझिए, सर समझिए बात, निकल आती है बात झटके, बोलिए। सर समझिए बात भी, जानबूझ के बोलिए सर, इससे पहले बोल चुका हूँ। सिर्फ आसिम वकार, ओनली आसिम वकार। सर जानबूझ के बोला है, मैं इससे पहले बोल चुका हूँ। मैं कोई बात कच्ची नहीं करता, और जो बात करता हूं जिम्मेदारी से करता हूं, और जो कह देता हूं उससे पीछे नहीं हटता हूं, ये भी समझिए सर। अगर इनको मैं डील कर रहा होता तो मैं इनकी सारी नेतागिरी दिखाता है, कितने बड़े नेता हैं। ऐसे मत बोलो, ऐसी भाषा। सर फिर कह रहा हूं आपसे, फिर कह रहा हूं मैं आपसे, ऐसी भाषा मत बोलो। देखिए ब्रजेश भाई, आपको ये बात पता है, आपको मैं चैनल पे बता रहा हूँ। अरुण रुक जाओ, देखो अरुण अब थोड़ा सुनने की क्षमता विकसित करो। देखो सुनने की क्षमता विकसित करो, आपको समय दूंगा, आप जवाब दे लेना। आप रुक जाओ, सुन लो, फिर जवाब देना, मजा आएगा तब आपको भी। बोलिए भाई। देखिए अभी तो मैंने थोड़ा सा पेट्रोल लगाना शुरू किया है। ये सब ना करो वकार साहब। नहीं, अब आप गलत समझ लेते हैं मेरी बात को, पता नहीं चलेगा। आप मेरी बात क्या हो जाएगा सर? ऐसा चले हैं कि फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में लौके नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, चले गए हैं गुजरात, कहां लड़ेंगे, रिजल्ट आएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए बात समझिएगा, नेता वो होता है जो हर हार के बाद फिर से खड़ा हो जाए, हर हार के बाद ये सोचे कि अब की जीतेंगे, और जो गलतियां पीछे की वो नहीं करेंगे। नेता की क्वालिटी ये होती है। दूसरे वाले नेता क्या होता? नेता की क्वालिटी ये होती है, का नाम लेते और हैं, तो आप समझिएगा हम लोग की क्वालिटी यही है, हम लोगों की क्वालिटी यही है इनकी। और आपसे फिर मैं कह रहा हूं जनाब अरुण राजभर साहब, आप अपने वालिद साहब से खाली इतना पूछ लीजिए कि खदेड़ा होबे या ना होबे, लेकिन वो ये याद रखिएगा बोलने से पहले कि नहीं, ये याद रखिएगा बोलने से पहले, सुनिए सर, ये याद रखिएगा, विक्रम जो नया वाला विक्रम है वो डंडा लिए बैठा है, जो नया वाला विक्रम है वो डंडा लिए बैठा है। ऐसी भाषा, बाकी विक्रम के तो कंधे पे चढ़ गए आप, बाकी विक्रम के कंधे पे चढ़ गए। ऐसी भाषा डिबेट में इस्तेमाल नहीं सर। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मठाधीश बनने आए थे, मुसलमानों ने आपका खदेड़ा कर दिया। हम लोग मुसलमानों के भाई हैं, खदेड़ा किया आपने, समाजवादी को हम लोग मुसलमानों के भाई हैं, हम लोग आपने बेरोजगारों के भाई हैं, हम लोग दलितों के भाई हैं, हम लोग ऐसे भाई हैं। सौदा किए कहीं शुक्रिया, और सपा को खदेड़ दिए। थैंक यू, और हम जहां खदेड़ने, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। दिखा दिया। अरुण आप डिस्परेट इतना क्यों हो जा रहे हैं?
थोड़ा सुन लेना चाहिए, कभी कभी सुनने की भी कला विकसित करिए। देखिए त्रिपाठी जी, सुनील जी कितना अच्छा सुनते हैं, अच्छा सुनिए, अच्छे श्रोता हैं ये लोग। अच्छा अरुण राजभर साहब, आली जनाब अरुण राजभर साहब, एक बार पापा को फोन लगाइए और उनसे ये पूछे कि डैड खदेड़ा होबे कि नहीं होबे। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि उनसे कहिए इनको लौटा देंगे। उनसे कहिए कि आसिम वकार पूछ रहे हैं डैड खदेड़ा होबे कि नहीं होबे, डैड पूछो भाई। हैदराबाद अब जाइए, मिलाओ फोन, मिलाओ, पूछो जरा। यहाँ से मुसलमानों ने खदेड़ा कर दिया है। आप मुसलमानों के ठेकेदार बनने आए थे, मुसलमानों ने आपका झंडा डंडा बोरा में भर करके गंगा में बोर करके उसी में बहा दिया। देखिए सर, एक बड़ी मुझे तकलीफ वाली बात ये लगी, तेलंगाना के 2-4 जगह पर जाकर एक बहुत तकलीफ वाली बात मुझे लगी, वो भी शायद बच जाए तो बच जाए, और नहीं तो फिर उसके बाद लोकसभा में रुक जाओ, अरुण सुन लो, वाले लोग कभी नहीं है। एक बहुत तकलीफ वाली बात मुझे लगी कि न जाने कौन सी दहशत है कि खदेड़ा बोलने से डर रहे हैं। कहीं तो मामला चिल्ला खदेड़ा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी, पर्सनल मत हो आप लोग, ना ना डिबेट में समय व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना करें। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद केपी मलिक साहब। ना ना ना, समय एकदम ना खराब करें, मुझे पसंद नहीं। शुक्रिया आपका। केपी मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। केपी मलिक साहब, ये उपचुनाव किस तरह का संदेश दे रहा है? और दूसरा, रामपुर में आज आजम की मौजूदगी में एक भरे मंच में नेता प्रतिपक्ष का यह दावा कि 2024 में सरकार गिर जाएगी, इसे गंभीरता से लिया जाए? एक तो ब्रजेश जी, आज के लिए मैं शुक्रिया करता हूं कि आपने मेरे को आमंत्रित किया। हमारे मित्र वकार साहब बहुत दिनों के बाद मिले हैं और जितनी साफगोई से ये बात करते हैं, मैं बड़ा कायल हूं इनका जी। और आज इन्होंने साफ कहा कि देखिए, हमारे ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगता है कि हम भाजपा को जिताने आ जाते हैं, हम भाजपा की टीम है। इन्होंने साफ कहा, लीजिए भाई, हम लड़ ही नहीं रहे, आप लोग जीत जाइए और हम देखते हैं कितना जीतते हैं आप। और बार बार उन्होंने कहा। दूसरा ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, आप रामपुर कह रहे हैं, शोले वाला रामपुर नहीं है, वो रामगढ़ है। अच्छा, और मुझे तो जब आप उनकी स्पीच सुना रहे थे आजम खान की, मेरे को सुनते ही लगा कि वो तो इस स्टाइल में बोल रहे थे जैसे धर्मेंद्र कहता है, अरे रामगढ़ वालों, मैं कूदने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो वो तो मुझे वो याद आ गया सुन के, और बाद में आपने खैर जिक्र कर दिया शोले का। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से रामपुर में बयान दिया है, उसके मायने दो हैं। या तो वास्तव में अपरिपक्व नेता है वो, और या दूसरी बात यह है कि कहीं से कोई संपर्क साधा गया है और कोई बताया गया है कि इस तरह का कुछ मामला कीजिए। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है ब्रजेश जी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और जो आज डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका उदय भी शायद इसी राजनीतिक दल से हुआ था, पुराने सहयोगी और साथी भी माने जा सकते हैं वो। तो अखिलेश यादव कोई बात यूं ही कह देंगे, मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर संशय में हूं। इस बात के कुछ न कुछ मायने हो सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राजनीतिक दलों में क्या क्या हो सकता है। अगर मायावती और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव एक मंच पे आ सकते हैं, तो इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मेरा ये मानना है जी। दूसरी बात, अगर आपने एक और सवाल ब्रजेश जी पूछा था, उसको दोहरा देंगे। मैंने ये पूछा कि आजम खां के बयानों में, उनकी तकरीरों में इतने जज्बाती बातें और इतनी बेचैनी क्यों दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि उनका सब कुछ छूट रहा है। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें, पिछली डिबेट में भी हमने जिक्र किया था कि आजम खान जिस प्रकार से मंचों से भाषण दे रहे हैं, जिस प्रकार से गिड़गिड़ा रहे हैं, वो जताता है कि वो एक बेचारगी प्रस्तुत कर रहे हैं मंचों पे। वो उनको नहीं करना चाहिए। वो जिस तरह के नेता हैं, जिस तरह की वो नेतागिरी उन्होंने की है, जिस तरह के वो प्रतिनिधि रामपुर के रहे हैं, उनका इस तरह से गिड़गिड़ाना वहां के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, उनके खुद के लिए अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो ये होता कि वो चुपचाप अपने घर में बैठते और कुछ नहीं बोलते, वहां की जनता के ऊपर छोड़ देते। और वास्तव में उन्होंने वहां की जनता के लिए भला किया है, कुछ काम किया है, तो जनता उनके कैंडिडेट को, उनके सहयोगियों को जिता के भेजती, वो ज्यादा अच्छा होता। ये जो कर रहे हैं आजम खान, मेरे पर्सनल हिसाब से बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप उनका स्टेटमेंट में भी सुन रहे होंगे, तो बड़ी जज्बाती टाइप की बातें और रामपुर के लोगों को उकसाना और अजीब अजीब तरीके के डायलॉग देना, ये मतलब उनके जैसे संजीदा राजनेता से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अब ब्रजेश जी, जिस प्रकार से हम उनकी स्पीच सुनते रहे हैं पिछले 20 साल से, खासकर उनकी
तलखी और उनकी शेरो शायरी और जिस प्रकार से बड़ी दमदार उनकी स्पीचें होती थी, वो स्पीच के उलट ये सारी स्पीच है। और कहीं ना कहीं लगता है कि एक हारा हुआ और एक लूटा पिटा नेता अपना जो है जनता के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है और उनके सियासी दल के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और उनके चाहने वालों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको घर बैठना चाहिए था। हालांकि अब तो काफी समय बीत गया है। और असीम वकार जी इसमें आखिर में एक टिप्पणी इस पे दे देंगे तो शायद वो और कोई पुरानी बात बता सकते हैं, उनको ज्यादा जानकारी है, उनके सहयोगी भी रहे हैं, वो उनके दल में भी रहे हैं और शायद सवाल से ज्यादा आप लग रहा है आप छेड़ना चाहते हैं आसिम वकार को। मुझे भी अच्छा सवाल कम लग रहा है इसमें, आप लगता है उनको छेड़ना चाहते हैं, पर वो अभी छेड़ने को सर तैयार नहीं है। जी वीरेंद्र जी भी आ गए हैं परिचर्चा में। भाई वीरेंद्र जी स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि आज रामपुर में अखिलेश यादव थे नेता प्रतिपक्ष और उन्होंने काफ़ी कुछ स्टेटमेंट भी दिया है और आजम खां की भी आपने तकरीर सुनी होगी, इसका आप किस तरह से मूल्यांकन करते हैं? देखिए, चुनाव आखिरी दौर में आ गया है और अब इस चुनाव को लेकर सारे जितने कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ भी कल फिर रैली करने जा रहे हैं मैनपुरी में। अब ये आजम खां के समर्थन में आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा की, उससे उनको काफ़ी ऊर्जा मिली, लेकिन ये ऊर्जा मतदान के दिन तक कायम रहेगी ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव में लोगों ने हश्र देखा है। ऊर्जा को पुलिस की लाठियों से दबाया भी जा सकता है और डराया भी जा सकता है, तो ये कितनी देर टिकेगी, ठंडी पड़ जाएगी, ये रिजल्ट अभी 5 तारीख को जब मतदान होगा तो पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आजम खां आज ये कहते घूम रहे हैं कि हमको उन गलतियों की सज़ा दी जा रही है जो मैंने कभी किया नहीं, वो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते और न कर पाएंगे। लेकिन लोगों ने जिन्होंने देखा है, जाना है, आजम खां से लोग नफरत करने वाले भी बहुत हैं और कौम के नाम पर उनको वोट देने वाले भी लोग बहुत हैं। ये ज़रूर है कि आजम खां के नाम पर एक ज़माने में रामपुर का एक अलग कानून चलता था, ये लोग मानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज वो असहाय है, उसके बावजूद जब वो 27 महीना जेल में रह के आए तब भी जनता में मिश्रित प्रतिक्रिया है, कुछ उनके खिलाफ है, कुछ मानते हैं उनके साथ ज्यादती हुई। देखिए, मैनपुरी की जो बात है, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को एक मानसिक बढ़त है शिवपाल यादव के आने के बाद से। वहाँ डिम्पल यादव एक बड़ी कैंडिडेट है, मुलायम सिंह के साथ उनकी सहानुभूति है लोगों की, तो वहाँ पर बीजेपी समझ रही है चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद भी वो ताकत लगाने में कोई कमी नहीं रख रही है। उनके डिप्टी सीएम डेरा डाले पड़े हैं, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये सब लोग सारे मंत्री, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। तो आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश हो रही है, माहौल बनाने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज से पता लगती हैं। देखिए, आजम खां का अहंकार, उनको चाहे जयप्रदा मामला रहा हो, चाहे अफसरों के साथ उनका व्यवहार रहा हो, चाहे चुनाव में पीएम और सीएम के लिए उनका बोलने की जो बातें रही हो, वो लोग जानते हैं कि उनका आज जो हश्र है, जो स्थितियां हैं, वो बीजेपी में जब तक सरकार रहेगी वो उनके साथ कोई मौका चूकेगी नहीं। लोग उनसे नाराज रहते हैं, उन पर कार्रवाई होती है तो बहुत सारे लोग प्रसन्न भी होते हैं, बहुत सारे लोग नाराज होते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि आज एक ऑफर जो दिया गया कि भाई 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ, तो ये ऑफर तो पुराना है, परोसा नए ढंग से गया है। आप ये कह सकते हैं कि ऑफर पुराना, पैकेज नया, लिफाफा उसका रंगीन कर दिया गया है। बीजेपी में देखिए ब्रजेश जी, एक बात साफ है कि यहाँ आए तो सकत हो, लेकिन बीजेपी से जा नहीं सकते, और गए तो फिर अगले दिन समझ लियो कितना जांच एजेंसियां हो, जो कितना जगह पे छापा पड़ेगा। ये बात नेता जानते हैं, इसलिए तोड़ फोड़ वाला तो कोई चांस बनता नहीं है। ये तो खाली एक मजा लेने के लिए बात कह दी गई हो। एक नाथ शिंदे आप देख रहे हो महाराष्ट्र में, वो आ गए, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी बना सकती है, विपक्ष थोड़ी बना पाएगा कोई नेता। आज एक बात और आप देखिए कि एमआईएम ने
चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो आजम खां के सपोर्ट में भी नहीं बोल रही हैं। ओवैसी साहब कहते हैं पूरे देश के मुसलमानों के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, आजम खां के लिए, लेकिन वो बोलते नहीं। उनके प्रवक्ता कहते हैं बीजेपी खराओ, लेकिन आजम को वोट दो या निर्दलीय दे दो, नोटा का दबा दो, कैसे किसको दे दो तब बीजेपी हारेगी। ये बात बड़ी लोगों को हैरत में डालती है। लेकिन एक चीज़ और है कि अब्दुल चाहे दरी बिछाए चाहे ना बिछाए, लेकिन लोग बीजेपी को वोट देने वाले जानते हैं कि अब्दुल टाइट है, इसी में उसको वोट मिल रहा है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का जो एक माहौल बन गया है वो बीजेपी को वोट दिलाता है। पर आजम साहब कह रहे थे कि अब्दुल पोछा लगाएगा चुनाव के बाद, इस तरह का तंज क्यों कसते हैं? अब्दुल पोछा लगाए या दरी बिछावे, लेकिन अब्दुल टाइट रहेगा ये बीजेपी वाले जानते हैं जी। राकेश त्रिपाठी के बाद पता है कि अगर वो पोछा लगाए, अंडा ठेला लगाए कि पानी की बोतल बेचे, वो अलग है, लेकिन उसको टाइट रखना है और इसी में मजा है, इसी में वोट मिलेगा और ये लेते रहो। देखिए काजिम अली आज टूट गए ना, नवाब साहब कांग्रेस निकाल दी, कहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल दो। जय पर्दा पहुंची है, वो भी पुराना दर्द है उनका, वहाँ भी आजम खां पर हमले हो रहे हैं। इधर निर्वाचन आयोग ने भी कहा भाई ये चुनाव में ज़रा रिपोर्ट मांगो डीएमएसपी से, ये सब कैसे हो रहा है, शिकायतें आ रही हैं, ये भी चल रहा है। तो बहुत सारे खेल सियासी होते हैं, दिखावटी होते हैं, लेकिन जिसने अहंकार किया उसको कहीं ना कहीं भोगना पड़ा। जी वीरेंद्र जी, लोग कहते हैं कि अगर लिया है तो देना भी पड़ेगा, और पाप किया है तो भोगना भी पड़ेगा। और कहते हैं कि जो कर्म कराए उसकी कालिक को धोने के लिए कोई साबुन बना नहीं है, यही व्यवस्था है, इसी में रहना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारे लोग इस लोकतंत्र में हर युग में लड़े हैं, इमरजेंसी में भी लड़े, कांग्रेस सरकार में भी लड़े, बीजेपी सरकार में भी लड़ रहे हैं। उनका मकसद जीतना नहीं है, न मंजिल को पाना है, उनका मकसद है कि आने वाली तारीख में लोग याद रखें जब इतिहास लिखा जाए। तो आज सुनिएगा इस पर कि जीतना ना तो उसका मकसद था न मंजिल। जी, तुम्हारी अंतरात्मा सोए सोए ही न मर जाए, वो तो बस उसे जगाने को लड़ रहा है। जीतना ना तो उसका मकसद था न मंजिल, वो लड़ रहा है ताकि तुम समझ सको कि मुल्क में अभी खेत खलिहान बाकी हैं, मुल्क में अभी अमन व अमान बाकी है, मुल्क में अभी शमशान बाकी है, मुल्क में अभी जबान बाकी है, और मुल्क में अभी जान बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, आपने आजम खां का एक स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा एक बकरी चोर, एक किताब चोर, एक पेन चोर, इससे भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी नेतृत्व वाली सरकार और पूरा प्रशासन उनसे ही लड़ने को मजबूर है, और वैसे ये दिख भी रहा है। देखिए, अभी वीरेंद्र जी भी ये बात बता रहे थे और ये बात कह रहे थे कि रामपुर में पैरेलल सत्ता चला करती थी, सिक्का चलता था आजम खान का। आजम खान ने सत्ता के रसूख में किस किस प्रकार से जुल्म और सितम ढाए हैं, ये रामपुर की जनता जानती है। और इसीलिए रामपुर की जनता ने जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बनते देखा, और जब ये विश्वास भरोसा बहाल हुआ कि अब आजम खान के अत्याचार के खिलाफ मुंह खोल करके बोला जा सकता है, तो वो बड़ी संख्या में निकल करके बाहर आए। जिसकी बकरी चोरी हुई थी, जिसकी भैंसें उनके तबेले से गायब हो गई थी, जिनकी जमीनों पर कब्जा किया और उनके कब्जों से उनके मुर्गी के दड़बे जो है टूट गए थे, उन सब ने अपनी अपनी एफआईआर लिखवाई आजम खान के खिलाफ। और आजम खान इसी कारण से 2 साल लगभग जेल के सलाखों के पीछे रहे हैं। हालांकि वो जेल की सलाखों से पीछे अभी बाहर जो निकले ये अर्धविराम है, ये पूर्ण विराम नहीं है। अभी उनको फिर जेल की आप उनको वापस जेल भेजना चाहते हैं? कल मैं उनका बयान सुन रहा था। भाई जेल जाना होगा ये कोर्ट तय करेगी ना, जाएंगे। आप थोड़ी तय कर लोगे कि आजम खान जेल चले जाएंगे। 3 वर्ष की सजा उनको हो चुकी है। नहीं, आप ये कैसे तय कर लोगे कि आजम खान जेल जाएंगे? सजा उनको ये कोर्ट का काम है भेजना जेल। और अभी उन पर उनके खिलाफ जो 1 सैकड़ा मुकदमे हैं, उन 1 सैकड़ा मुकदमों में भी उनको सजा मिलेगी। जिसने अपराध किया है, आपको कैसे पता कि सजा मिलेगी उसमें? उनका अभिमान बना रसूख था। ये अभी ट्रायल नहीं हुआ, बहुत मामलों में चार्जशीट नहीं आई, कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, आपने जेल भी भेज दिया, और अभी आप कह रहे थे सजा हो जाएगी उनको। आपको कैसे पता एडवांस में कि उनको सजा हो जाएगी? एक मामले में
नहीं ब्रजेश जी, एक मामले में तो उनको 3 वर्ष की सजा हो गई है, जिस 3 वर्ष की सजा के मामले में उनकी विधायकी गई है, जिसके कारण उपचुनाव हो रहा है, तो सजा तो उनको हुई है और सजा होगी। आप जो अत्याचार किए हैं, पापाचार किए हैं, अनाचार किए हैं, इन अत्याचार पापाचार का आपको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा ना। आजम खान का कोई एक बयान है, कोई एक करतूत है, कोई एक कारनामा है? आजम खान की तो लंबी फेहरिस्त है ना, पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा। आसिम वकार के दिल में ख्वाहिश है कि आजम खान जीत जाएं, बंद बंद में वो अपील भी कर रहे हैं। देखिए, आसिम वकार की अपील का ना कोई असर है, वो इसलिए जानते हैं आसिम वकार लड़ सकती थी इनकी पार्टी, और लड़ी तो थी चुनाव में ना, आम चुनाव में। कितनी जगह जमानतें जब्त हुई है, जरा ये बता दें, इसका कोई आंकड़ा बता दें। देखिए, सच ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और हर चुनाव में इस बार जैसे विशेष तौर पर मैनपुरी पूरी ताकत झोंक रखी है कि कैसे मैनपुरी बचा ले, लेकिन मैनपुरी बच नहीं रहा है हाथ से। मैनपुरी इनके हाथ से जा रहा है। खतौनी और रामपुर में भी कहीं समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन क्या आजम खान के जरिए पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को कोई पैगाम दिया जा रहा है कि अब्दुल टाइट रहेगा, अब्दुल दरी बिछाएगा या अब्दुल पोछा लगाएगा? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आप समझते हैं। ये बहुत गप्पेबाज लोग हैं। गप्पेबाजी करने में तो पता नहीं कौन सा पुरस्कार जीत लें। सिर्फ झूठ बोलना, गुमराह करना, नफरत की राजनीति करना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, बंटवारा करना। दरअसल जो बात इतिहास में है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। बताइए, जिनके वैचारिक आका लोग अंग्रेजों से माफी मांगे हों, अंग्रेजों के लिए काम किए हों, क्रांतिकारियों की मुखबिरी किए हों, उनके खिलाफ बयान दिए हों, वो लोग आज देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो गए। जो लोग कोरोना में बेईमानी कर गए वो सबसे बड़े ईमानदार हो गए। जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण खा गए वो सर्व समाज की बात करते हैं। आप बताइए, 3 जगह चुनाव हो रहा है, क्या कभी आज तक आपने, भाई मुझे हो सकता ना याद हो, आपको याद होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उम्र में हम लोगों से बड़े हैं, बड़ी राजनीति देखी है, कई मुख्यमंत्री देखे हैं, सैकड़ों चुनाव देखे हैं। क्या जात के आधार पर ड्यूटी लगती है और ड्यूटी का पर्चा दिया जाता है, उसके सामने जात लिखी गई है? ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम जिक्र कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले जो कहती है चुनाव आयोग ने इस पर कार्रवाई की है और एसएसपी इटावा और मैनपुरी से जवाब भी तलब किया है। 6 अफसरों को उन्होंने हटाया भी है। ये जो जाति वाला मामला है, नहीं, जवाब तलब क्यों किया है? उन अधिकारियों के खिलाफ डीएम एसएसपी को क्यों नहीं बर्खास्त किया चुनाव आयोग? चुनाव आयोग क्या किसी से इजाजत लेके पूछता है कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, एसओ खिलाफ करनी, सिपाही खिलाफ करनी है या होमगार्ड के खिलाफ करनी है? क्यों आखिर आम आदमी का चुनाव आयोग से भरोसा उठता जा रहा है? आपने 6 महीने पहले चुनाव हुआ और 6 महीने बाद ये उपचुनाव हो रहा है। आप देख लीजिए कितने बड़े पैमाने पर हर बूथ से वोट काट दिया गया है, डिलीटेड लिख दिया गया है। क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग को सुनाई नहीं दे रहा है? या चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा है? या चुनाव आयोग फिर कठपुतली है? भाई कह दे कि हम कठपुतली हैं। भाई लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी लोग दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लोकतंत्र बड़ी दूसरे तरीके से आपका बड़ी शहादत के बाद मिला है। लोग जेल गए हैं। लोकतंत्र माफी मांगने से नहीं मिला है, दूसरे तरीके का क्या मतलब है? करने से नहीं मिला है। ये थोड़ा क्लैरिफाई करिए, दूसरे तरीके का क्या मतलब है आपका? मैं नहीं, दूसरा तरीके का मतलब है, हमने पहले ही कहा कि लोकतंत्र बड़ी मुश्किल मिला है। लोगों ने जीवन काट दिया, जेल में फांसी पर झूमे हैं, सीने पर गोली खाई है, लड़े हैं। अरुण राजभर, तो अगर नहीं बचेगा तो लड़के बचेगा। थैंक यू, मैं समझ गया। तो बचेगा, संविधान तो बचेगा। शुक्रिया। ये तो बचाना नहीं तो देश ही नहीं बचेगा। ये देश बेच देंगे। बहुत शुक्रिया। देश तो बेचने वाले लोग हैं। थैंक यू अरुण राजभर। अब आप तसल्ली से जवाब दो, कौन सी बात बुरी लगी, खदेड़ा ओबे वाली या कौन सी ऐसी? उस वक्त इतना डिस्परेट क्यों थे? अब आराम से तसल्ली जवाब दो आसिम वकार को, बताओ क्या बहुत बड़ी क्यों उस वक्त गुस्सा हो गए थे, बताओ। देखिए, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, आयोग से लेकर के अधिकारियों तक बात हो रही है। वकार वोटर आईडी से नाम भी गायब हो रहे हैं, डिलीटेड लिखे जा रहे हैं, वो ठीक बात है। विधानसभा चुनाव में अगर ये कमियां आपको दिखी तो फिर इतने 6 महीने साल भर आपको समय मिला कि जो वोटर लिस्ट से नाम गायब है उसको दुरुस्त कराएं। धरातल पर संगठन वाले काम करना नहीं चाहते,
आरोप अधिकारी और निर्वाचन आयोग पर लगा देते हैं। हकीकत क्या अरे है, 19 जनता भी नवंबर जान को रही। नाम काटे गए थे, इन्होंने कंप्लेन और- किया, आयोग ने उस पर हाँ, कार्रवाई कंप्लेन की कब है। करते हैं जब वोट, आप चुनाव मत लड़िए और आगे बोलिए सीधे आप। कह दीजिए कि मैं चुनाव से बहिष्कार करता हूं क्योंकि हमारे वोटर लिस्ट में हमारे समाज का नाम नहीं है। अगर आप विपक्ष के लिख करके इतने बड़े आया पार्टी के करें, नेता थोड़ा देख हैं, के आया विपक्ष के करें। बड़े नेता हैं, तो आप या तो अपना नॉमिनेशन ये आपकी तरह कैंसिल करा लेते, झंझट ही नहीं। एक तरफ संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं और चुनाव मैदान में भी जा रहे हैं। तो जब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, आसिम वकार साहब क्या कह रहे थे? देखिए वो अब्दुल्ला की बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला दरी नहीं बिछाएगा। ये ओवैसी साहब के वकार साहब हैं। हमने देखा कि माननीय आजम खान साहब जेल में थे तो उनके एक प्रवक्ता आए बाहर और खुल के कहे कि अब अब्दुल्ला दरी नहीं बिछाएगा, अब लड़ाई लड़ेगा। तो वकार साहब खूब कूद रहे थे, डंका बजा रहे थे कि आपके अब हमारा पिताजी तो साथी मिल मीडिया गया। में बोले थे कि मैं जा रहा हूं सीतापुर जेल मिलने, और फिर ऐसा हाँ। कट लिए कि आज तक आजम खान को देखने भी नहीं गए। अब देखिए, जो अब्दुल्ला कल तक कहता था कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे, वो भाजपा के साथ खड़ा होकर के अब्दुल्ला लड़ाई लड़ रहा। और ओवैसी साहब थैंक के यू, प्रवक्ता थोड़ा इस यहाँ राउंड में बैठ के समय एक कम है। मुसलमान का साथ नहीं थैंक दे यू, रहा। बहुत शुक्रिया। आप सुनिए क्योंकि वो लड़ नहीं आसिम पाए, वकार। मैदान में आ नहीं पाए, और ये मुसलमान थैंक यू। मुसीबत में है, वो खड़े अरुण नहीं हो पा रहे। प्लीज कोऑपरेट, थोड़ा सहयोग बात करें। मुसलमानों इस पे राउंड में हम वक्त बात की करते कमी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आसिम वकार जी क्या तो ये कह रहे हैं? ये बड़े नेता हैं सर, इन्हीं ने हल बताया। देखिए जो नेताओं के पास हल होता है, जो बड़े नेता होते हैं उनका हल समझिए क्या होता है। इन्हीं ने कहा कि चुनाव ना लड़िए। हाँ, ये नहीं लड़ रहे हैं वैसे। मतलब काबिलियत का पैमाना देखिए इनका कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अंदाजा लगाइए, मैं रामपुर चुनाव लड़ इतना रहा बड़ा हूं। दिमाग है सर इनका, इतना मैं बड़ा दिमाग। खतौली लड़ रहा वकार हूं। साहब आप पर्सनल कमेंट ना किया करें प्लीज। ना तो पर्सनल, मैं तो तारीफ कर रहा हूं सर लड़ाई इनकी। लड़ रहा हूं। हमारे प्रत्याशी खतौली में रमेश प्रजापति लड़ रहे हैं सर और जयवीर सिंह हमारे एक सेकंड अरुण रुक जाओ। अब अरुण अब ये देखो गलत कर रहे हो। मैं आपको समय देता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका बेजा इस्तेमाल करें। आपको सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। आसिम वकार जी 1 मिनट है आपके पास। सर मैं तारीफ कर रहा हूं इनकी। मैं कह रहा हूं जो बड़े नेता होते हैं उनकी अकल ऐसे ही होती है। मतलब उन्होंने हल देखिए क्या कितना खूबसूरत दिया, चुनाव ना लड़िए। मतलब काबिलियत का पैमाना आप देखिए, ये आदमी हंस हंस के लौट जाए। और आप भी तो नहीं लड़ रहे हो। हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप पे भी तो लौटेंगे लोग। नहीं हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं सर, लेकिन हम हल थोड़ी ना दे रहे हैं। कि ये सिर्फ हराने के लिए आते हैं, नहीं हम हल नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं। इन्हीं ने कहा सर, इन्हीं ने कहा कि एक आजम खान साहब के प्रवक्ता के बारे में आप देखिए, वो जिला बदर थे, मतलब उनकी एंट्री नहीं थी रामपुर में। इतना बड़ा अपराधी था सर वो। अच्छा, इतना बड़ा अपराधी था तो बड़ा तारीफ भी कर रहे थे जब अब्दुल्ला दरी बिछाने की बात समझिए कर रहा था। तो अरे मेरे भाई, मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा हूं, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम आप ऐसे ही बोलते हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? खुल के कहिए ना कि अब्दुल्ला वहां दरी नहीं बिछाएगा, अब लड़ाई लड़ेगा। हाँ तो रुक अरे तो बात लो। भाजपा के साथ अरे गया, कुछ उसका तार्किक साथ बात कोई कह रहे हैं नहीं आप तो चिल्लाए जा रहे। सुन तो लो एक बारी, सुनने की क्षमता विकसित करो। बोलिए वकार साहब। अभी 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 आपको समझाता हूँ, राजभर जी आपको भी। देखिए फसाहत अली खान शानू साहब, उन्होंने जो जिला बदर थे, इतने बड़े अपराधी थे, और देखिए आज वो सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं पुलिस की। अरे बेचारे ने पीस बाई कर लिया, शांति खरीद ली। अब हम कुछ सर, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, सब कहे तो आप ही दे रहे हैं। हम फिर भी जनता से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को मत जीतने देना किसी कीमत पे, किसी भी कीमत पर। और तो किसको जिताएंगे? अरुण राजभर साहब, आपको एक मशवरा दे दूं, हमारे प्रत्याशी को जिताइए फिर। अरे सुनिए तो सर, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो सारी चीजें सामने रखी, और जबान के आगे 32 दांत हैं हड्डी वाले, इतने पहरे में है। खूब सोच के बोला कीजिए सर। वकार साहब आप ये किसी से ना कहा कीजिए। आप ये कैसे, आप इतने बड़े बड़े हल अगर देंगे कि साहब कहीं अगर लिस्ट में गलती हो गई तो चुनाव ना लड़े, तो क्या कमाल किया आपने। मतलब ब्रिलियंट आइडिया। नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नेता नहीं देखा। अगर इतने ही काबिल हैं आप तो लोकसभा चुनाव मत लड़िएगा। अरे सर मैं आपको कह रहा हूं कि आप ब्रिलियंट हैं। अच्छा, पापा से ट्रेनिंग थोड़ी ले लिया कीजिए और बोलने की। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं वकार साहब पर्सनल कमेंट ना करें प्लीज। अरे सर मैं तो इज्जत कर रहा हूं, एहतराम कर रहा हूं। नहीं, पर्सनल कमेंट को डिबेट में कोई स्थान नहीं। थैंक यू। गमछा भी पहन करके आएंगे, लुंगी ले आएंगे। ओके, शुक्रिया आपका। केपी मलिक साहब, कि हम ये अब्दुल बहुत चर्चा में है रामपुर के चुनाव में। ये क्या है मसला? ये अब्दुल का क्या चक्कर है?
देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी बात वीरेंद्र जी ने कही है कि जब तक अब्दुल टाइट रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले रहेगी। और अब्दुल के दिमाग में भी आ गया है और लोगों के दिमाग में भी आ गया है। और अब्दुल के दिमाग में थोड़ा सा ये भी है कि समाजवादी पार्टी कहाँ तक उसको सपोर्ट कर रही है, कहाँ तक उसके हक में जाती है, इस पर भी विचार अब्दुल कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर फायदा उठा रही है। अगर हम 2 दिन पहले का वक्तव्य मुख्यमंत्री जी का देखें, जो खतौली आए थे और खतौली में उन्होंने कहा कि ये धर्म नगरी है और यहाँ पे उन्होंने 2013 के दंगे का जिक्र किया। और मजे की बात ये देखिए कि 2013 के दंगे के जो भुक्तभोगी हैं उनकी मां चुनाव लड़ रही है गौरव की, और उसको अगर मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी इतना ही उनका सपोर्ट कर रही है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट को बिठा के उनका सपोर्ट कर देती, या क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उनको कैंडिडेट अपना बना देती। तो भारतीय जनता पार्टी भी मजा ले रही है इस अब्दुल का, और अब्दुल चारों तरफ घूम रहा है। अब्दुल जितना टाइट रहेगा भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मजे में रहेगी, मेरा ये मानना है। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पैनल में मौजूद सभी प्रवक्ताओं का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।